प्रणाम गुरुजी। अनीश व्यास जी यूएसए से पूछती हैं कि तुम हम खुद में कॉन्फिडेंस कैसे लाएं और बिना डरे अपनी बात कैसे रखें। हम खुद में कॉन्फिडेंस कैसे लाएं और बिना डरे बात कैसे रखें। इस प्रकार से यदि कोई कॉन्फिडेंस लाया जाएगा जो सायास है, तो वह कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कुछ और है। वह प्रोजेक्टेड कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस यदि लाया जाए कि हम कॉन्फिडेंस लाएं ज़बरदस्ती, तो वह जो प्रोजेक्टेड कॉन्फिडेंस होगा। हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। हम जो जैसे हैं वैसे हमको अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। यदि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो पहले अपने आप को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसके बावजूद जो जैसा है उसे फेस करना है। कॉन्फिडेंस नहीं होने का कारण यह है कि फेस करने में डर लगता है। कुछ मन में पूर्व धारणाएं हैं, पूर्व धारणाएं डरा रही हैं कि नहीं कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वह समस्या को बड़ा करके बता रही हैं। मन का काम है मैग्नीफाई करना। मन का क्या काम है? मैग्नीफाई करना, समस्या को बड़ा बड़ा करके बताना, बड़ा बड़ा करके बताना, जबकि समस्या वस्तुतः इतनी बड़ी नहीं होती जैसा मन प्रोजेक्ट करता है। ठीक है ना। पहली चीज होती है कि भय है तो है, स्वीकार करो और फेस करना है। यदि आप फेस करते हैं परिस्थिति को, तो आप मानने वाली बात नहीं है कि ज़बरदस्ती कि मैं अपने कॉन्फिडेंस को अपना बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रही हूँ, ऐसा वैसा, इसकी ज़रूरत नहीं है। फेस करते हैं, फेस करते करते जो है अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। क्योंकि फेस करने में सबसे पहले पता चलता है कि जिन चीज़ों से हम डर रहे थे और जिस प्रकार के हमारे प्रोजेक्शन थे, जिन वो हमारी धारणाएँ थी, वस्तुतः वैसा नहीं है। स्थितियाँ कुछ अलग हैं। समस्या है लेकिन वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी हम समझते हैं। समस्या है तो, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी हम समझते हैं। और समस्या है तो ऐसा नहीं है कि इसका समाधान नहीं होगा, समाधान हो जाएगा। अब समाधान कैसा होगा? मन के अनुकूल हो ऐसा ही समाधान जरूरी है क्या? नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि समस्या के समाधान के लिए हम प्रयास करेंगे, और समस्या का समाधान यदि नहीं होता है तो जो है मन के अनुकूल परिस्थितियों में नहीं होगा। थोड़ा यदि समझौता करेंगे, थोड़ा फिर एडजस्टमेंट करेंगे व्यवहारिक सत्य के हिसाब से, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सारा जो विश्वास वाला चक्कर है ना, विश्वास बढ़ाने वाली बात, विश्वास की तो बात थी ना, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तो ये आत्मविश्वास जो है, ये पूरी की पूरी साइकोलॉजी यही है कि हम जो है फेस करने से डरते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस हैं, उन प्रोजेक्शंस को हमें पहचानना पड़ेगा। कुछ ऐसी धारणाएं हैं, उन धारणाओं को ढूंढना पड़ेगा। भीतर कुछ धारणाएं हैं और उन धारणाओं को ढूंढ करके उसे वॉच करना पड़ेगा। वह सारी धारणाएं जो हैं वह कहती हैं कि तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम हार जाओगे, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोले, कोई धारणा कैसी कि तुम मर जाओगे। तो व्यवहारिक सत्य है कि शरीर को मरने से बचाना तो है ना, क्योंकि यह शरीर हमारे लिए अवसर है। लेकिन हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा यह होगा कि शरीर की मृत्यु हो जाएगी। यदि हम वर्स्ट के प्रति तैयार हैं, ये कोई नुकसान है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पूंजी चली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, संबंध चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, है ना। उसके लिए यदि हम तैयार हैं और जाकर के फेस करते हैं,
तब नतीजे कुछ उलट निकलेंगे। और बाय द वे नतीजे जो वो जिनके कारण हम डर रहे हैं वैसे भी आते हैं, तो अब वो जो है डर खत्म हो गया, क्योंकि हम विपरीत के लिए तैयार हो गए, है ना। वर्स्ट स्थिति के लिए यदि हम तैयार हैं तो फिर जो है डर होगा नहीं। डर नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस जो है, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, विश्वास जो है वो बना रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा, क्योंकि वर्स्ट स्थिति के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, साधना में होता यही है कि हम जो है वर्स्ट स्थिति के लिए तैयार होते हैं। तो साधना में गहरे जाना है तो वर्स्ट स्थिति के लिए तैयार होना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा होगा। अरे जो ज़्यादा से ज़्यादा बुरा होता है वह तो होने ही वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा मृत्यु होती शरीर की, है ना, वह तो होने ही वाला है। देर अबेर की बात है, आज ना होगी, कल होगी, कल ना होगी, परसों होगी, परसों ना होगी, उसके 1 दिन बाद होगी, उसके 2 दिन बाद होगी, 10 दिन बाद होगी, साल भर बाद होगी, 10 साल बाद होगी, 20 साल बाद होगी, 30 साल बाद होगी। अरे कभी ना कभी तो शरीर मरेगा, है ना। और जो कुछ भी है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, छिन जाएगा। अच्छा, अस्तित्व पर जो है, अस्तित्व पर श्रद्धा, विश्वास नहीं, अस्तित्व पर यदि श्रद्धा है तो जो चीज़ है, जो ऐसा लगता है कि कुछ बिगड़ रहा है, वह टेम्परेरीली ऐसा लगता है बिगड़ रहा है, धारणाओं की सापेक्षता में लग रहा है कि बिगड़ रहा है ना, धारणाओं की सापेक्षता में लग रहा है कि चीज़ बिगड़ रही है। लेकिन यदि बहुत गहरे में जाएंगे तो फिर यह पता चलेगा, थोड़ा एक समय बीतेगा और उसके बाद परिस्थितियाँ स्पष्ट होंगी, तो वहाँ जाकर पता चलेगा कि यह जो चीज़ हमें बिगड़ी हुई लग रही थी, एक्चुअली तो यह हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। कोई संबंध यदि आपका टूट गया तो कुछ समय तक यदि आप मोहग्रस्त हैं तो परेशान रहेंगे, लेकिन यदि आप उसकी वर्स्ट स्थिति के लिए तैयार थे तो भी कुछ समय के लिए आप परेशान रहेंगे। उसके बाद लेकिन आपको लगेगा ये तो बड़ा राहत वाला मामला हुआ, यह जो है बड़ा राहत वाला मामला हुआ, ये संबंध तो निभाने जैसा था नहीं, और ये संबंध और पहले टूट जाता तो और अच्छा होता, बड़ी देर तक हम इसे ढोते रहे, है ना। और कोई हानि होती है, आर्थिक हानि हुई, कुछ हानि हुई, तो उस हानि के बाद में यह समझ में आता है कि जिस कारणों से यह हानि हुई, उसमें हम जिस बिजनेस में, जिस काम में लगे थे उसमें हानि हुई, इससे हानि हुई तो इससे पीछा छूटा और कुछ नया प्रोजेक्ट, कोई नई चीज़ हाथ में आई जो पहले से 10 गुना बेहतर है, पहले से 10 गुना बेहतर है। तो एक छूटता है तो दूसरा हाथ में आता है, कुछ हानि होती है तो कुछ नए अवसर खुलते हैं। उस हानि से जो है आप कहीं से छूटते हैं, किसी मोहपाश से, किसी धारणा से, किसी आग्रह से मुक्त होते हैं। तब जो है आपके भीतर एक खुला आकाश पैदा होता है, नई संभावना पैदा होती है, दृष्टि थोड़ी साफ होती है, देखने की क्षमता बढ़ती है, कुछ नया दिखता है, नया दर्शन होता है, नए परिप्रेक्ष्य स्पष्ट होते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्लियर होती हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखना संभव नहीं होता यदि आप पुराने के साथ मोहग्रस्त हैं, तो यह देख भी पाते हैं तो आंशिक देख पाते हैं, उसमें पूरा साहस नहीं कर पाते। एक चीज़ यदि आपके हाथ से निकल गई तो धीरे धीरे पता चलता है कि दूसरी चीज़ जो हाथ में आ रही है पहले से बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। इसे ही डिवाइन प्लान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डिवाइन प्लान। हो सकता है कि दूसरे लोगों को यह दिख रहा हो कि आपकी स्थिति बिगड़ी है, लेकिन आप भीतर से धीरे धीरे समझ पाएंगे कि आपकी स्थिति सुधरी है, बेहतर हुई है। आप भीतर से कहीं कहीं रिलैक्स होते जा रहे हैं। तो वही है कि वर्स्ट स्थिति के लिए हम तैयार रहें और स्वीकार्यता चाहिए। आत्मविश्वास की कमी का मतलब है अस्वीकार्यता, कि अस्तित्व के प्रति अस्वीकार्यता है, उसके निर्णय के प्रति, है ना। इसलिए आत्मविश्वास की कमी होती है। यदि
अस्तित्व के प्रति हमारी स्वीकार्यता है कि अस्तित्व जो करेगा वो ठीक है, जो तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी, तेरी मर्जी पूरी हो, जो तू चाहता है वो पूरा हो। तो अस्तित्व के प्रति यह सहज स्वीकार्य भाव यदि होगा तो उसमें जो चीज़ें बिगड़ भी रही हैं ना, तो वहाँ पर डगमगाओगे नहीं। डगमगाना, आत्मविश्वास की कमी का मतलब डगमगाना, आत्मविश्वास का मतलब डगमगाना नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब डगमगाना नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब होता है अस्तित्व के प्रति श्रद्धा, कि जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। इससे अगले द्वार खुलेंगे। जो विपरीत परिस्थितियाँ दी जा रही हैं, ये शायद हमारे मोह भंग के लिए दी जा रही हैं, कि यहाँ से हमारा वो मोह भंग हो, किसी चीज़ से जकड़े हुए हो तो उससे मोह भंग हो। इससे मोह भंग होगा तब तो अगला परिदृश्य दिखना चालू होगा, दृष्टि निर्मल होगी। उलझे हुए थे तो अगली चीज़ दिखेगी कहाँ से? वह उलझाव दूर करने के लिए अस्तित्व कुछ आयोजन कर रहा है। अस्तित्व कुछ आयोजन कर रहा है इस उलझाव से निकालने के लिए। निकलोगे कब? जब तुम वहाँ पे धक्के खाओगे, हानि खाओगे, नुकसान होगा, चोट खाओगे, अपमानित होगे, कुछ भी करोगे, जो भी परिस्थितियाँ होंगी, तब जाकर के वह उलझाव टूटेगा। वह उलझाव टूटेगा तो बीच में एक ट्रांजिट पीरियड होगा, है ना? उस समय सहजता और समता बनाए रखनी है और धीरे धीरे जो है नए आकाश दिखेंगे, आकाश के नए आयाम दिखेंगे। उन गहराइयों को देख पाओगे, नए अवसरों को पहचान पाओगे, नए अवसरों को पहचान पाओगे और वहाँ पर जो है साहस बढ़ेगा और वहाँ कदम बढ़ा पाओगे, चुन पाओगे उसे। पहले भी शायद वह दिख रहा था अवसर, लेकिन उसे चुन नहीं पा रहे थे और उसके गहरे तुम जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि तुम कहीं आबद्ध थे, अपने कंफर्ट जोन में थे। तो ऐसा लगता था, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ रहती हैं जो दुखदाई भी होती हैं, लेकिन वह भी कंफर्ट जोन का हिस्सा होता है आपके। पता है आपको? बहुत सारी परिस्थितियाँ दुखदाई होती हैं, लेकिन वो आपके कंफर्ट जोन का हिस्सा है। आप उनके आदी हो चुके हैं, आप उनके एडिक्टेड हो चुके हैं। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आप उनके एडिक्टेड हो चुके होते हैं। उन दुखों के बगैर ऐसा लगता है आप कैसे जी पाएंगे? वो आपके कंफर्ट जोन का हिस्सा है, वो आपको चाहिए, वो आपकी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए, ऐसा आपका आग्रह होता है। तब यह यदि श्रद्धा जागती है अस्तित्वगत रूप से, अस्तित्व के प्रति परम श्रद्धा का जन्म होता है, परम स्वीकार्यता होती है, तब आप जो है तैयार रहते हैं उस सारी टूट फूट के लिए जो चीज़ें होनी है, जिसमें नुकसान होने हैं। नुकसान यानी एक सापेक्षिक भाषा है ना, फ़ायदा नुकसान क्या है? सापेक्षिक भाषा है ना, रिलेटिव लैंग्वेज है ना। तो उस प्रकार की हानि होगी, लेकिन फिर उसी भाषा से आप समझोगे कि किसी प्रकार का लाभ हुआ है। वही भाषा आपको समझाएगी लाभ हुआ है, लेकिन इसके बीच में थोड़ा धैर्य की ज़रूरत होती है, धैर्य चाहिए होता है। देखिए, आत्मविश्वास की कमी का मतलब होता है अधैर्य, है ना। आत्मविश्वास है मतलब धैर्य है, धैर्य मानो, अरे ठहरो देखते हैं, अरे क्या हो रहा है, ठीक है, स्वीकार है। जहाँ पर कुछ किया जा सकता है वो करके भी देख लेते हो, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना है। वह प्रतिसंवेदन से कुछ चीज़ें होती हैं तो होती हैं, घटती हैं तो घटती हैं, है ना। और उसके बाद में भी कुछ हो जाता है तो ठीक है, स्वीकार है। जो विपरीत हो गया, मन के प्रतिकूल हुआ, वह भी स्वीकार है। स्वीकार है तो उसके बाद में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है आगे बढ़ता है। एक ट्रांजिट पीरियड रहता है, उसमें सहजता और समता बनाए रखें तो उससे हमारे इंटेलिजेंस का विकास होता है, हमारी मेधा का विकास होता है, और वह जो है वह इंटेलिजेंस धीरे धीरे राइट विजडम की तरफ बढ़ती है, मैच्योरिटी बढ़ती है। विपरीतताएं जो हैं सदा हमें निखारने के लिए आती हैं, विपरीतताएं हमें निखारने के लिए आती हैं।
जिसने जितना संघर्ष किया है, जिस व्यक्ति ने जितना संघर्ष किया है, उसके व्यक्तित्व में उतना निखार होता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं है, वह पोचा पोचा होता है, उसके जीवन व्यक्तित्व में कोई निखार नहीं होता, कोई क्वालिटी नहीं होती है, गोबर गणेश होता है। अगला प्रश्न। जी गुरुजी, अगला प्रश्न यह है कि क्या सबका सच अलग होता है या सच केवल एक सा ही होता है? सच तो सदा अलग अलग ही होंगे ना। ये जो व्यवहारिक सच है ना, व्यवहारिक सच सदा अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग ही होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की धारणाएं और अपेक्षाएं अलग अलग हैं। हर व्यक्ति की धारणाएं और अपेक्षाएं अलग अलग हैं, तो उनके सच भी अलग अलग होंगे। देखो, कई किस्म के सच होते हैं। एक वो जो है ना वैज्ञानिक सच होते हैं ना वैज्ञानिक सच। उसमें वो कहते हैं कि यह नियम ऐसा है, यह सिद्धांत ऐसा है, और साल 2 साल में अगला कोई वैज्ञानिक आता है, बोलता है कि नहीं, यह सच नहीं है, झूठ है, सिद्धांत ऐसा, ये गलत है। वो साबित करेगा कि गलत है, और फिर जो है वो बताएगा कि यह ऐसे में ऐसा है। सच यानी सच का अर्थ होता है कि आप तर्कों के द्वारा क्या साबित कर पा रहे हो, वो सच है ना। अब कानून की भाषा में यह जो है उचित है या अनुचित है, यह सच है या झूठ है, ठीक है ना। और हर देश का कानून अलग अलग है, हर समाज की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, हर कल्चर में चीज़ें अलग अलग हैं। किसी कल्चर में, किसी परिस्थिति में, किसी सापेक्षता में कोई चीज़ सच है, कोई चीज़ झूठ है ना। तो सच हमारे व्यक्ति भी होते हैं। कुछ सच जो है हम व्यवहारिक रूप से ज़बरदस्ती मान लेते हैं कि हाँ ये सच है, और भीतर से लगता है नहीं नहीं ये सच नहीं है, ठीक है ना। ये सापेक्षिक चीज़ें हैं। एक होता है सत्य। तो सत्य तो फिर वो तो निर्विकार है, निर्गुण है ना। तो अलग अलग कैसे हो सकता है? एक सच है, एक सत्य है। सच जो है, सच हमारी दैनंदिन जीवन की घटना है। सच है तो झूठ भी है, द्वंद्व है। तो सच और झूठ जो है सदा डिग्री में होगा, सब डिग्री में होगा। कोई कह रहा है सच है, लेकिन वह उसमें उसका कहने में आग्रह कम है। एक दूसरा कह रहा है यह सच है, उसके कहने में आग्रह ज़्यादा है। मतलब परसेंटेज का फ़र्क है, डिग्रीज का फ़र्क है, ठीक है ना। तो डिग्रीज में यदि फ़र्क है तो फ़र्क कितना भी हो सकता है। कोई कहीं किसी दूसरी जगह, दूसरी सभ्यता में, दूसरा उसमें वह सच झूठ भी हो सकता है कि यह झूठ है, उसके अपोजिट को सत्य कहा जाएगा, वो है ना, सच कहा जाएगा। तो ये सच झूठ सदा सापेक्षिक है, और व्यक्ति के हिसाब से हर व्यक्ति यूनिक है। यूनिक है का मतलब वो यूनिक बीमारी है, मतलब उसकी आग्रह और धारणाओं का जोड़ जो है, गठबंधन जो है अलग अलग है। उसकी सापेक्षता में वह देखेगा। तो सापेक्षिक रूप से जो कैटेगराइज और एनालाइज किया जाता है, उस प्रोसेस से जो है जो आग्रह निर्मित होता है अनुकूल, वह सच है, और जो प्रतिकूल आग्रह निर्मित होता है वह झूठ है। ये सापेक्षिक घटना है। अगला प्रश्न किसका है? अगला प्रश्न उनका यही है कि अपनी बातों में और अपने मन में क्लैरिटी कैसे लाएं? अपनी बातों में और अपने मन में क्लैरिटी कैसे लाएं? मन कैसे क्लैरिटी ला सकता है? मन वह है जो द्वंद्व है, द्वंद्व का नाम मन है ना। वहाँ पर सब कुछ धुंधला धुंधला है, सब कुछ अस्पष्ट है। मन कहता है कि यह कर लो, फिर बोलता है अरे कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और कुछ समय बाद वही मन कहता है अरे रहने दो, मत करो मत करो मत करो। फिर थोड़ी समय कहता है कि नहीं शायद कर लें तो अच्छा होगा। यही है ना मन। मन में द्वंद्व है, खींचतान है। तो मन के साथ तो क्लियरिटी आ नहीं सकती है। अब तुम जो भी बातें कर रहे हो वो मन के, या तो मन के प्रभाव में कर रहे हो ज़्यादातर, या प्रतिसंवेदन से। प्रतिसंवेदन से यदि कुछ होगा तो वहाँ जो कुछ होगा क्लियर होगा। प्रतिसंवेदन से
जो कुछ घटेगा तो उसमें कुछ कहना भी घट सकता है, तो जो कहना घटेगा वो साफ सुथरा होगा, स्पष्ट होगा, प्रामाणिक होगा, द्वंद्व नहीं होगा उसमें गुणाभाग नहीं होगा, किसमें लाभ होगा कि हानि होगी, क्या होगा, है ना। और मन के माध्यम से कोई चीज़ कही जा रही है तो वहाँ क्लियरिटी नहीं आ सकती, क्योंकि मन तो क्लियर कभी होता ही नहीं है। क्लियर मन जैसे कोई चीज़ होती है क्या? यदि अंदर क्लियरिटी आ गई तो मन रहेगा ही नहीं, मन चला जाएगा, है ना। चेतना में जो विचलन है, हलचल है, वो हलचल समाप्त हो गई। हलचल समाप्त होती है, मन भी समाप्त हो जाता है। मन तो हलचल का जोड़ मन है ना। और वहाँ पर द्वंद्व है, विभाग है, वहाँ पर खींचतान मची हुई है, वहाँ पर विभाग हैं और उनके बीच में खींचतान मची हुई है। इसी को क्या बोलते हैं? खंडित मनस्कता, सीजोफ्रेनिक। तो कोई यह व्यक्ति सीजोफ्रेनिक और यह नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे भाई, जो मन के पागलपन में जी रहा है, जिसका मन चलता रहता है, विचार चलते रहते हैं, स्वप्न चलते रहते हैं, वो सीजोफ्रेनिक है ही है, क्योंकि उसमें अंदर खींचतान चल रही है, द्वंद्व चल रहा है, उसमें विभाग बने हुए, है ना, खंड बने हुए। कोई खंड बोलता है ऐसा, कोई खंड बोलता है वैसा, कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। भीतर तुम्हारे संग्राम चल रहा है सदा। उस संग्राम का परिणाम है कि तुम्हारे भीतर विचलन चलता रहता है, विचार चलते रहते हैं, द्वंद्व चलता रहता है ना। बस उस संग्राम से ही जो है, उस संग्राम का नाम मन है। जो अंतर चेतना में जो संग्राम चल रहा है, अंतर चेतना की सतह पर जो संग्राम चल रहा है, जो हलचल चल रही है, जो विचलन चल रहा है, उसका नाम ही मन है। तो मन में तो कभी क्लियरिटी आ ही नहीं सकती, मन में कभी क्लियरिटी आ ही नहीं सकती। कैसे आएगी? मन में क्लियरिटी आ ही नहीं सकती, वो द्वंद्व है। अच्छा, द्वंद्व जरूरी भी है, ऐसा नहीं कि द्वंद्व जरूरी नहीं है। व्यवहारिक जगत के लिए द्वंद्व जरूरी है कहीं कहीं, ठीक है ना। और इसीलिए उसका लेकिन प्रयोग होना चाहिए। अब मन जो है, हम मन का प्रयोग नहीं करते, मन जो है पागलों की तरह चल रहा है। समस्या वहाँ पर है, मन पागलों की तरह चल रहा है। ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि हम जो कुछ भोगते हैं ना, भोगते समय हम प्रामाणिक नहीं होते हैं, सहज नहीं होते हैं। असहजता में हम चीज़ों को भोग रहे हैं। असहजता में यदि हम चीज़ों को भोग रहे हैं, घटनाओं को भोग रहे हैं, तो वह जो है ठीक से सम्यक भोग नहीं होता, नहीं सम्यक भोग नहीं होता, तो वह सबकॉन्शियस माइंड में जाके उसका एक आग्रह डिपॉजिट हो जाता है। आग्रह, पैटर्न यानी आग्रह है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न एक आग्रह है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ आग्रह ऐसे हैं कि ऐसा होना चाहिए, कुछ आग्रह ऐसे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों किस्म के आग्रह हैं और ये पैटर्न है, और ये पैटर्न भीतर लगे रहते हैं। अब बाहर हो सकता है हम बाहर की परिस्थितियों में उसे ऑपरेट नहीं कर पाए, ठीक से कर नहीं पाए, तो फिर मन में हम काल्पनिक रूप से उसे कर रहे होते हैं, काल्पनिक रूप से प्ले कर रहे होते हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। वही विचार श्रृंखला है, वही स्वप्न है ना। कुछ स्वप्न रात्रि स्वप्न है, कुछ स्वप्न दिवा स्वप्न है। विचारों की श्रृंखला है। सब क्या है? सब वही आग्रह है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। यह उचित है या अनुचित है, यह शुभ है या अशुभ है ना। इसमें लाभ है, इसमें हानि, सब गुणा भाग है। द्वंद्व है, द्वंद्व से जनित है। तो वहाँ पर जो है क्लियरिटी तो संभव है ही नहीं। क्लियरिटी यदि आ जाती है तो मुक्ति है ना। क्लियरिटी आ गई मतलब मुक्ति है। मुक्ति किस बात से? मन के द्वंद्व से मुक्ति ही मुक्ति है, और कोई मुक्ति नहीं है। मन के द्वंद्व से मुक्त होना ही मुक्त होना है। तो फिर सांसारिकता में जैसे आपने कहा कि कभी कभी मन की सुन भी लेनी चाहिए। नहीं, सुन लेनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, ऐसा नहीं। मन के साथ लड़ना झगड़ना भी नहीं है, यह भी नहीं करना है। तटस्थ भाव से रहना है। एक मन का उपयोग होता है, बुद्धि, मन, है ना, चित्त, अहंकार, ये सब जो है, ये कोई भी चीज़ है तो वो बुरी ही होगी ऐसा नहीं है। वो एक टूल भी तो हो सकता है, वो टूल भी तो हो सकता है ना। एज ए टूल यूज़ करो ना। अब मन जो है अपने से कुछ कर रहा है, तो पागलपन है, मतलब मालिकियत होगी ना मन की। तुम्हारा टूल तुम्हारा मालिक हो गया,
तुम्हारा टूल तुम्हारा मालिक हो गया। अरे टूल तुम्हारा मालिक कैसे होगा? तुम टूल का उपयोग करो, जहाँ जरूरत है वहाँ करो, जितना उपयोग है उतना करो, और उसके बाद में टूल को जो है रख दो। कैसे गुरुजी, एक एग्जांपल दीजिए। उस टूल को जो है मन है, कोई घटना घट रही है, उसे जाना जा रहा है, देखा जा रहा है, और भीतर से कोई प्रतिसंवेदन हो रहा है, ठीक है ना? प्रतिसंवेदन हो रहा है तो वहाँ पर ये घटना भी घटेगी। प्रतिसंवेदन एक घटना है, घटना घटेगी, वहाँ ऐसा होना चाहिए। तो वहाँ पर जो है मन की उच्च अवस्था का प्रयोग हो सकता है, केवल एक प्योर स्थिति का प्रयोग हो सकता है, जिसे हम बहुत गहरे में जाएंगे ना, बहुत गहरे में जाएंगे तो वह जो विजडम है ना, विजडम वही है, मन की प्योर स्थिति है ना, जहाँ पर निर्द्वंद स्थिति है, मन नहीं रहता का मतलब विजडम रहती है, वही चेतना है। जब स्थिर हो गई तो विजडम हो जाती है, ठीक है ना? तब उसका प्रयोग करते हैं। जब उसका प्रयोग करते हैं तो कुछ जो है, कुछ जगह पर जो भाषा प्रयोग करोगे वह द्वंद्वात्मक है, जो भी भाषा बोलोगे वह द्वंद्वात्मक है। वहाँ कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ होगा, तो वहाँ पर प्रयोग होगा ना, और उसमें जो है निर्णय घटता है। निर्णय जो घटता है, निर्णय घटेगा मतलब किसी पक्ष विपक्ष में ही तो निर्णय घटेगा ना, कि ऐसा करना है। प्रतिसंवेदन में कुछ भीतर घट रहा है ना, उसमें निर्णय घट रहा है, ठीक है ना? तो वहाँ पर मन के उस प्यूरिफाई फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, कि वहाँ निर्णय घट रहा है। निर्णय घट रहा है मतलब कोई मनोगत घटना है, भाषा का प्रयोग हो रहा है, मनोगत घटना है, ठीक है ना? और वहाँ राइट विजडम का प्रयोग हो रहा है, ऐसा है, ये ऐसा होना, वहाँ पर जो है ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए नहीं, ऐसा हो रहा है। एक तो बोलते हैं होना चाहिए और उसके पीछे लगते हैं, मतलब उसमें हम टाइम गैप पैदा कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए और वैसा, उसको जो हम वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको ऐसा कर दें। और एक है कि घट रहा है प्रतिसंवेदन से घट रहा है, मतलब वहाँ हो जाएगा, जैसा हो जाएगा हो जाएगा, है ना? और वहाँ एक विजडम काम कर रही होगी, विजडम वहाँ पे काम कर रही होगी और वैसा हो जाएगा। और बाद में पता चलेगा, बाद में जब भी उसे इस मन से एनालाइज करके भी देखोगे, ये मन जब जाग जाएगा, उसे एनालाइज करके कभी देखोगे भी, मीमांसा जैसे कहते हैं, तो पता चलेगा कि वह जो है प्रतिसंवेदन से जो घटा एकदम परफेक्ट घटा, परफेक्ट घटा। अब ये जो आग्रह कहता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए में तुम वैसा ही करने की कोशिश करोगे। अब परिस्थिति की जो परिस्थिति में जैसा होना चाहिए वहाँ पर वैसा नहीं होगा। तुम्हारा मन कहता है धारणा के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, वैसा होगा, तब वहाँ पर स्वाभाविकता नहीं होती है, वो स्वाभाविकता नहीं है। किसी पूर्व धारणा को वहाँ पर थोपा जा रहा है, और यदि पूर्व धारणा को आना थोपा जाएगा तो वहाँ पर जैसा होना चाहिए वैसा घट जाएगा। परिस्थितिगत रूप से जैसा होना चाहिए वैसा घट जाएगा, और जैसे जैसे घटते जाएगा वैसे वैसे पता चलते जाएगा, सब हो रहा है और जाना पता, वैसे वैसे पता चलेगा। अब यहाँ पर हमें जो पहले से ही पता है कि कैसा करना है, और वैसा हम जबरदस्ती उसे कर रहे हैं, और स्वाभाविक रूप स्थिति नहीं है। तो प्रतिरोध जो है वहाँ पर, यदि अपोजिट साइड में कोई और व्यक्ति भी है तो प्रतिरोध कुछ ज़्यादा होगा। और यदि प्रामाणिक रूप से प्रतिसंवेदन से कुछ घट रहा है तो वहाँ पर जो है वो वैसा प्रतिरोध मुश्किल है, प्रतिरोध नहीं आ सकता। क्योंकि देखो रेजिस्ट जो कर रहा है ना, सबकॉन्शियस माइंड दूसरे सबकॉन्शियस माइंड में, वहाँ उसका संघर्ष चल रहा है, वो तरंगे आपस में संघर्ष कर रही हैं। प्रतिसंवेदन के माध्यम से जब होगा ना तो वहाँ सामने अपने आप स्वीकार्यता आती जाएगी कि ये प्रामाणिकता से हो रहा है, तो उसे स्वीकार्यता आ जाती है। कभी कोई व्यक्ति जो है ना बड़े हृदय से अंदर से कोई बात बोलता है ना, मना करते नहीं बनता। आंतरिक गहराइयों से कभी कोई बात बोल रहा है ना, अब मना नहीं कर पाते, कर पाते हैं क्योंकि वो प्रतिसंवेदन से निकल रहा है। वहाँ जो है ना कोई प्री प्लान्ड वे में कुछ नहीं कर रहा है। प्री प्लान्ड वे यानी मन, प्री प्लानिंग सारी मन की है। प्री प्लानिंग यानी अवधारणाओं की सापेक्षता में, अवधारणाओं की सापेक्षता में बात हो रही है ना, प्री प्लानिंग हो गई।
और प्री प्लानिंग का मतलब मन है, प्री प्लानिंग का मतलब समय है, वहाँ पर मैनिपुलेशन है, ठीक है ना। प्री प्लानिंग नहीं है तो वहाँ पर मन नहीं है, समय नहीं है। जहाँ मन और समय नहीं है वहाँ परमात्मा है, परम स्थिति है, सब हो रहा है, तो अस्तित्वगत रूप से हो रहा है वह। तो वहाँ पर जो होगा ना वह वस्तुतः वह शुभ होगा। वैसे शुभ और अशुभ ये सब मन के हिसाब किताब है, वहाँ वस्तुतः जो शुभ है ना वहाँ पे वैसा होगा, वहाँ पर ऐसा होगा। अब जो है जीसस ने मछुआरे को देखा। किसको देखा? मछुआरे को देखा। वहाँ उन्होंने कोई प्लानिंग करी? कोई प्लानिंग नहीं करी। उन्होंने देखा और उनके भीतर से घटा, अरे तू कब तक ये मछलियां पकड़ता रहेगा? तू कब तक ये मछलियां पकड़ता रहेगा? जीवन पूरा निकल गया मछलियां पकड़ते पकड़ते, आगे भी ऐसी मछलियां पकड़ता रहेगा? चला मैं तुझे कुछ बड़ी चीज फांसना सिखाता हूं। चला मैं तुझे कुछ बड़ी चीज फांसना सिखाता हूं। क्या छोटी मोटी चीजें फांसता है? मैं अनंत और असीम को फांसना सिखाता हूं। कुछ बड़ा जाल फेंक। और जो है वो मछुआरा पीछे हो गया, उसने जाल फेंक दिया। ऐसा हो सकता है? किसी को समझाओ, तुम जाओ किसी मछुआरे को बोलो तू जाल फेंक दे, मैं तुझे कुछ बड़ी चीज फंसाना सिखाता हूं, तो तुम्हारे पीछे हो जाएगा? वो बोलेगा बेवकूफ तू अपना काम कर। अरे मैं अपनी मछलियां फंसा रहा हूं, अपना काम धंधा कर रहा हूं, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? क्या फंसाना सिखाएगा? तुझे क्या आता है? कुछ और तरीके से बातें होंगी। वो अपना काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। उसने जाल फेंक दिया, जाल फेंक दिया और पीछे हो लिया। उसे यह भी लेना देना नहीं कि पीछे घर है, परिवार है, क्या करना है, वहां सूचना देनी, क्या करना। तो यह जो है प्रतिसंवेदन से जो बात होगी वो बात अलग होगी। हमने पुकार दी, तुम चले आए हो ना। वह पुकार पहुंची कहीं, जबकि घरों में कामकाज थे, व्यापार था, काम धंधा, घर की व्यवस्थाएं, सब कुछ तो था ही ना। बहुत सारे गुणा भाग वहाँ थे ना, लेकिन तब भी चले आए ना। क्योंकि ये पुकार क्या है? ये प्रतिसंवेदन से है। वो किसी गुणा भाग का हिस्सा नहीं है। तो प्रतिसंवेदन से जो घट रहा है ना वह बड़ा एक अलग अनोखी बात होती है। उसके बारे में तुम्हें पता नहीं होता कि क्या घटेगा। जैसे जैसे घटता जाता है वैसे वैसे तुम्हें पता चलता है सब हो रहा है और जाना जा रहा है। और हो रहा है का मतलब तुम नहीं हो वहां पर बीच में, वहां पर तुम नहीं हो, वहां पर वही है तत्वमसि, वहां वही है और उसके माध्यम से हो रहा है। आज भी जैसे किसी ने पूछा कि मुझे शेड्यूल बताएं, क्या क्या शेड्यूल होता है, नियम कायदे बताएं, क्या क्या नियम कायदे होते हैं रिट्रीट के, यह बताइए। कब क्या होता है, कौन सा ध्यान होता है, कौन से विषय पे प्रवचन होता है। हम क्या बोलेंगे? हमने कहा कि मुकेश जी से बात कर लो, रश्मि जी से बात कर लो, उनसे बात कर लो, जो वॉलेंटियर्स हैं चंद्रू जी से बात कर लो, गुलशन से बात कर लो। वॉलेंटियर से बात कर लो, नितेश से बात कर लो। हम क्या बताएंगे? वही बताएंगे कि हम कौन सा ध्यान कराएंगे, कब कराएंगे, हमें तो पता नहीं। जब होता है तब पता चलता है। कौन से विषय पे बोलेंगे हमें तो पता नहीं। जब घटता जाता है पता चलता जाता है। कोई क्या शेड्यूल, क्या नियम, कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो एक व्यवहारिक रूप से भले बातें होती हैं, अरे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, होता नहीं है। होना तो वही है जो होगा, जब घटेगा तब जाना जाएगा। यदि बहुत शेड्यूल्ड तरीके से और उस तरीके से जिया जाएगा
तो वहाँ पर मन प्रभावशाली हो जाएगा, सहजता खो जाएगी, वहाँ सहजता खो जाती है। समय के बोध के साथ जियोगे तो वहाँ सहज नहीं हो सकते। समय के बोध के बाहर जियोगे ना, समय के इल्यूजन के बाहर जियोगे ना, तब जो है सहजता घटित होती है। तो सारे गुणा भाग जो है प्री प्लान्ड है, समय के भीतर है। और प्रतिसंवेदन जो है समय के बाहर है, वहां कोई गुणा भाग नहीं है। घट जाता है, घट जाता है, जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे जाना जा रहा है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है। पर्वत है नहीं, हो रहा है, जाना जा रहा है। नदी है नहीं, हो रही है, जानी जा रही है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है। ऐसे ही होगा सब कुछ जीवन में, प्रतिसंवेदन से ऐसे ही होगा सब कुछ। सब हो रहा है और जाना जा रहा है। वैसे भी सोचो, तुम सोचते हो ऐसा करेंगे, वैसा ऐसा वैसा, लेकिन होता ऐसा है क्या? होता तो कुछ और ही है ना। तुम्हारी चेष्टाओं के बावजूद होता तो वैसा है नहीं। तो वह इसके बावजूद भी वो समझ पैदा नहीं होती कि इस गुणाभाग की जरूरत है क्या, प्री प्लानिंग की जरूरत क्या है। जरूरत से ज़्यादा जो प्री प्लानिंग करते हो, उसी से तो द्वंद्व पैदा होता है, उसी से तो मन पैदा होता है। जरूरत से ज़्यादा तुम प्री प्लानिंग करते हो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यह करना है, वह करना है, ऐसा वैसा, फलाना ढिकाना। तुम आज से 10 साल बाद की भी प्लानिंग कर रहे हो, 20 साल बाद की भी प्लानिंग कर रहे हो, अगले जन्म की भी प्लानिंग कर रहे हो कि ऐसा ऐसा करेंगे तो अगले जन्म में इसका लाभ मिलेगा। गुणाभाग तो देखो अपने। बच्चों के भविष्य की प्लानिंग करो, बच्चे ऐसे होंगे, फिर ऐसे होंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। अरे अगला क्षण जो है वो अपनी प्लानिंग खुद प्रकट करेगा। तुम प्लानिंग क्यों कर रहे हो? जो भी क्षण है वो अपनी प्लानिंग खुद प्रकट करेगा, घटेगा, उसमें प्रतिसंवेदन घट जाएगा जैसा होना है। तो तुम जितनी ज़्यादा प्लानिंग करते हो उतने स्ट्रेस में फंसते हो। स्ट्रेस का मतलब जो है मन का द्वंद्व बढ़ रहा है। अब उस स्ट्रेस में तुम जो है भय भी पैदा कर ले रहे हो, लोभ भी पैदा कर रहे हो, क्रोध और विरोध में कहीं कुछ चीज़ दिखी तो क्रोध भी पैदा हो रहा है। तो सारे विकार तो वहीं से पैदा हो रहे हैं ना। प्री प्लानिंग से ही सारे विकार पैदा हो रहे हैं। सारी समस्या की जड़ वही है कि तुम जो है प्री प्लानिंग कर रहे हो, कुछ मैनेज करना चाहते हो। उस वो जो बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग है ना, लंबे लंबे समय की खूब सारी प्री प्लानिंग। अच्छा, प्री प्लानिंग एक बार कर ली तो कर ली, लेकिन नहीं, तुम उसे दोहराते रहते हो। फिर मन में दोहराते रहते हो, ऐसा करना है, वैसा करना है, यह है, वह है। उसको तुम जो है स्ट्रेस बना लेते हो। स्ट्रेस बना लेते हो तो स्ट्रेस के साथ में बाकी चीज़ें आएंगी, क्रोध आएगा, एंग्जाइटी आएगी, है ना। तरह तरह के सारे विचारों की श्रृंखला पैदा हो जाएगी। अब विकारों से सीधे नहीं कुछ लड़ा जा सकता, उनको दूर नहीं किया जा सकता। जो जैसा उसको जानोगे तो रूट काज में पता चलेगा। तुम जरूरत से ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, जरूरत से ज़्यादा प्लानिंग करोगे तो भय भी पैदा होगा कि ये प्लानिंग यदि फेल हो गई तो। और जहाँ पर भी प्लानिंग में दिखेगा कि फेलवर हो रहे हैं तो अंदर घबराहट बढ़ जाएगी, घबराहट बढ़ जाएगी। अब प्लानिंग है ही नहीं तो जो कोई घट रहा है उसको जाना जा रहा है, ठीक ऐसा है तो है नहीं, इट इज सो, ऐसा है तो है। जब प्लानिंग नहीं तो है। गुणा भाग क्या? गुणा भाग है तो भीतर बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, क्या होगा। बड़ा गुणा भाग रहेगा, बड़ा डर रहेगा, फियर रहेगा, बेचैनी रहेगी। अब यदि कुछ उसमें कोई प्री प्लानिंग है ही नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो वहाँ पर जो होगा वो देखा जा रहा है, जो हो रहा है वो देखा जा रहा है, तो जैसा है देखा जा रहा है। तो वहाँ पर गुणा भाग है ही नहीं कि इसे डरना है, कि भयभीत होना है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो वहाँ राइट लिसनिंग होगी।
अब यदि गुणा भाग है तो हम लेसन के लिए तैयार नहीं, हम जो है सिचुएशन को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हाथ पाँव मार रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रतिसंवेदन से कुछ मैनेजमेंट नहीं होता, प्रतिसंवेदन से बहुत कुछ मैनेजमेंट होता है, बेस्ट मैनेजमेंट होता है। प्रतिसंवेदन से जो मैनेजमेंट होता है बेस्ट मैनेजमेंट होता है। ऐसा लगता है हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट कैसा चलेगा? अरे प्रतिसंवेदन से जो मैनेजमेंट होता है बेस्ट मैनेजमेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आई? और भी प्रश्न है? हाँ पूछ लो। प्रणाम स्वामी जी। भगवान गौतम बुद्ध के जन्म में जीवन काल में जो जाति स्मरण कहा है, तो वैसे ही आपके जो पिछले जन्म में आप एक बार कहा है कि आपके जीवन में वैराग्य घटा था किसी जन्म में, तो वो किस कारण घटा था और एक चेतना का विकास कैसे हो गया? जाति स्मरण जो है एक विधि है। जाति स्मरण का मतलब होता है पूर्व जन्मों का स्मरण। यह विधि ऐसी विधि है कि रात में जब बिस्तर पे जाते हो, है ना, लेट जाते हो, सहज विश्राम की अवस्था में आ जाते हो, तो दिन में जो भी घटा है उसे रिलीव करते हो, फिर से याद करते हो सहजता से। जैसा जैसा घटा है उसे याद करते हो, लेकिन उल्टे क्रम में। तुमने अंत में क्या किया? रजाई कंबल ओढ़ी होगी, उसे याद करोगे। उसके पहले तुम क्या बिस्तर पर बैठे होगे, उसके पहले तुमने जूते उतारे होंगे, है ना, उसके पहले तुम आए होगे। तो उल्टे क्रम से जाओगे। उल्टे क्रम से बिस्तर में आए हो, उससे उल्टे क्रम से जाकर सुबह तक जाओगे। वह करते 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 नींद आ जाएगी, है ना। बहुत अच्छा तो होने वाला नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बनेगा कर लोगे, लेकिन करते रहोगे और नींद आ जाएगी। अगले दिन फिर ऐसा ही करोगे, कल से थोड़ा सा बेहतर करोगे, अगले दिन फिर ऐसे ही करोगे। उल्टे क्रम में जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे, ऐसा करते रहोगे, करते रहोगे। करते करते तुम्हारी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। कुछ दिनों में तुम ऐसा होगा कि बड़ी आसानी से और सहजता से तुम उल्टे क्रम में पूरी दिनचर्या को देख पाओगे और सुबह तक पहुंच जाओगे, है ना। और एक दिन ऐसा होगा कि तुम सुबह तक पहुंचे कि तुम नींद से जागे हो, वह देखोगे। और तुम बैक जा रहे हो तो कहाँ जाओगे भाई? जाति स्मरण का मतलब है पूर्व जन्म का स्मरण है, बैक जाना है, तो बैक ही जाना पड़ेगा ना। सुबह से शाम तक आओगे तो मतलब गलत क्रम में जा रहे हो, तो बैक तो जा ही नहीं सकते। तो फिर क्या होगा? तुम सुबह जागे थे और तुम उससे पहले नींद में थे, तो वह स्मरण जो है कहाँ घुस जाएगा? नींद में घुस जाएगा। नींद में घुस जाएगा तो तुम नींद को देखोगे, उसमें स्वप्न चल रहे हैं, स्वप्नों को फिर से देखोगे। स्वप्नों को भी उल्टे क्रम से देखोगे, पूरे स्वप्न देखोगे जो जो हुआ रात में। बीच में सुषुप्ति थी, जब स्वप्न नहीं था, तुम उसे भी देखोगे, उसे भी देखोगे, सुषुप्ति को भी देखोगे। सुषुप्ति को तुम देखोगे, जान रहे हो, बहुत अच्छी घटना घटेगी। ध्यान की हैपनिंग हो जाएगी। सुषुप्ति है और तुम सुषुप्ति को जान रहे हो, है ना। और जो है तुम और पीछे जाओगे, फिर जो है तुम सोए थे, वहाँ चले जाओगे, अगले दिन में कुछ पहुँच जाओगे। धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी। तुम 3-3, 4-4 दिन का स्मरण एक साथ करने लगोगे, फिर हफ्ते भर का करोगे, फिर इतनी स्पीड होती जाएगी, इतनी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तुम महीने भर का स्मरण कर लोगे, घंटे 2 घंटे में। ऐसा होगा कि तुम घंटे 2 घंटे में साल भर का स्मरण कर लोगे। फिर ऐसा होगा तुम 2-3 घंटों में तुम जो है सालों का 5-5, 10-10 साल का स्मरण कर लोगे। वापस रिलीविंग करते जाओगे और वही दिनचर्या आपको बार बार दिखेगी। और तुम्हें बार बार दिखेगी ना भाई, एक दिन नया है यह, तो बाकी तो पुराने हैं। कल वाले दिन को कल भी किया था तो 2 बार हो गया, परसों वाले दिन को 2 बार किया था तो 3 बार हो गया। उसका जो है रिलीविंग बार बार होती चली जाएगी, गति फास्ट होती चली जाएगी। फिर ऐसा होगा तुम जो है घंटे भर में कहाँ पहुँच जाओगे? सालों को जी लोगे। घंटे भर में तुम सालों को जी लोगे, बचपन में पहुँच जाओगे। और बचपन में अटकना चालू हो जाएगा। 3-4 साल, 2.5 साल इधर की उम्र में तुम अटकने लगोगे। लेकिन कुछ दिनों में अटकाव भी हो जाएगा, तुम शिशुवत अवस्था में पहुँच जाओगे, वहाँ अटकोगे। फिर वह भी हो जाएगा
कि तुम एक दिन ऐसा आएगा तुम माँ के गर्भ में घुस जाओगे, पैदा हुए थे ना माँ के गर्भ से, माँ के गर्भ में घुस जाओगे, उसकी स्मृतियाँ तुमको होंगी। फिर ऐसा होगा कि माँ के गर्भ से सीधे छलांग मार के तुम पिछले जन्म में चले जाओगे, और पिछले जन्म में जाओगे तो वहाँ पर धीरे धीरे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, उस जन्म की पूरी स्मृति आ जाएगी। एक जन्म की आएगी क्या? आ सकती है एक जन्म की, हो सकता है 2 जन्म की आ जाए, हो सकता है 3 जन्म की आ जाए, हो सकता है 4 जन्म की आ जाए, हो सकता है 50 जन्म की आ जाए। तो ढेर सारी स्मृतियाँ वहाँ पर आ जाएंगी, घट जाएंगी। इसको कहते हैं जाति स्मरण। ठीक है ना। अब जो है अनेक जन्मों की स्मृतियाँ भी आ जाएंगी या एक जन्म की भी आएगी, तो उसके बाद में जो है शांत भाव से घर में बने रहना है। कोई शेड्यूल नहीं कि नौकरी की भी जाना है, कि काम धंधे पे जाना है, कि खाना बनाना है, कि ये करना है। कुछ नहीं करने का है, पड़े रहने का है। बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो क्या करना है, जितना हो रहा है कि फ्रेश होने जाना है, सुसु करने जाना है, पानी पी लेना है, खाना आ जाए तो खा लेना है, इतना ही करने का है। गैर जरूरी कुछ नहीं करने का है, कि उस मेमोरी को सेटल होने में कम से कम 7 दिन लगेंगे, हो सकता है ज़्यादा दिन भी लगे, है ना। 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 21 दिन लगे, महीना भर लगे, वो सेट होगा। तो वो सेट हो जाएगी तो फिर पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया। जाति स्मरण, बुद्ध और महावीर जो है जाति स्मरण जरूर करवाया करते थे। उस समय की परिस्थितियाँ थी, सरल लोग थे, ज़्यादा टू मच इन्फॉर्मेशन नहीं थी, चल जाता था। अब टू मच इन्फॉर्मेशन है, अब इतनी इन्फॉर्मेशन से कि उसको में जाओगे तो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि गड़बड़ ना हो जाए। उतने डेटास को कैसे स्टोर करोगे, कैसे सहेजोगे, कैसे उसमें फिर डील करोगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या हम जाति स्मरण में गए थे? हम नहीं गए थे। क्या हमें पूर्व जन्म के पूरे स्मरण आ गए? नहीं आ गए, हमें आग्रह ही नहीं है। हाँ, ग्लिम्स आती है, पूर्व जन्मों की ग्लिम्स आती हैं। आती हैं तो आती हैं, जितनी आती हैं आती हैं, नहीं आती हैं नहीं आती हैं। हम चक्कर में पड़ते नहीं हैं, जितनी ग्लिम्स आनी है आ जाती हैं। तो पिछले जन्म में जो है वैरागी बोध हुआ था, काफ़ी पुराना जन्म था। उस ज़माने में ये सब नहीं था, है ना। न अंग्रेज आए थे, न मुग़ल आए थे, न अंग्रेज आए थे, न मुग़ल आए थे। तो उस समय जो है हम राजा हुआ करते थे, और ऐसे राजा थे जो युद्धखोर था। हम कैसे राजा थे? एक युद्धखोर राजा थे। साम दाम दंड भेद का प्रयोग करने वाले राजा थे, छोटे से राज्य के राजा थे। और युवावस्था में महत्वाकांक्षा थी कि राज्य का विस्तार होना चाहिए। तो साम दाम दंड भेद और युद्ध की नीतियों का प्रयोग करते हुए आसपास के छोटे छोटे राज्यों को जीतते चले जाते, जीतते चले गए, जीतते चले गए, शक्ति बढ़ाते चले गए, फिर बड़े बड़े राज्यों को भी जीतते चले गए, है ना। तो जो है बहुत राज्य का विस्तार हुआ, बहुत राज्य का विस्तार हुआ। और उस राज्य का विस्तार होते होते एक स्थिति ऐसी आई कि हाँ अब हो गया, खूब धन हो गया, खूब बड़ा राज्य हो गया, सब हो गया। और उसके बाद जो है स्थिति कुछ ऐसी घटी कि वह सब भी स्मरण आने लगा कि इस राज्य को बनाने में क्या क्या हुआ, कितने युद्ध हुए, है ना। जो अंतिम युद्ध की कुछ ऐसी स्मृतियाँ थी जो ज़्यादा दुखदायी थी, ज़्यादा मारकाट थी। तो वह सब देखा, तो वहाँ से जो एक वैराग्य बोध जागा कि इतने लोगों को मार करके बड़ा राज्य मिल गया, तो भी रहना तो एक ही महल में है ना, रहना उस महल के एक कमरे में ही है ना, रहना उस कमरे के एक बेड पे ही तो सोना है ना। बड़ा राज्य हो गया तो भी भोजन तो उतना ही करना है ना, एक ही थाली में भोजन करना है ना, उतना ही भोजन करना है ना। इतना धन हो भी गया तो करना क्या है, पहले भी अपना धन तो था भाई, महल में खजाना तो उस समय भी था, छोटा राज्य भी था तो महल में खजाना तो भरा ही हुआ था ना। अब खजाना चलो 100 गुना हो गया, 1000 गुना हो गया। उस 1000 गुने खजाने से करना क्या है, कौन सा खुद पे उपयोग होना है। उतने खजाने कोई खर्च किए जा सकते हैं?
इसका उपयोग क्या है? और जो लोगों की जाने गई, यह हुआ, विध्वंस हुआ, विधवाएं घूम रही हैं, बच्चे अनाथ हैं, तो ये क्या शुभ हुआ है? इसका औचित्य क्या है? तो वैराग्य बोध जागा। वैराग्य बोध जागा तो उसके बाद में जो है तुरंत वनगमन नहीं किया, खजाने जो है खर्च किए, बच्चों की शादी में, शिक्षा में, कुएं बनाने में, है ना। उस समय कुएं बनाना ज़्यादा अच्छा काम माना जाता था। कुएं, बावड़ियाँ, तालाब, है ना, और गुरुकुल, शिक्षा की व्यवस्थाएं, और दान देना, गरीबों को दान दो, यह करो वह करो, ऐसे करके खजाने जो है बांट दिए। खजाने बांटने के बाद में फिर जो है कौपिन धारण किया और निकल आए हिमालय। क्योंकि हिमालय के तराई वाले इलाके थे। हिमालय यह भी हमारे ही राज्य में था। और ये तराई के जो राज्य होते हैं आजकल, ये सब हमारे राज्य थे। तराई में बहुत सारे राज्य हैं ना, ये सब हमारा राज्य था। और फिर जो है साधना की गहराइयों में प्रवेश हुआ। विपरीतताओं से जो वैराग्य बोध ज़्यादा होता है, ज़्यादा सघन होता है, उससे जो गहराइयाँ तो हो गई, ठीक है ना। और फिर है यात्रा चलती रही, आज इस स्थिति में है। अभी भी जो है आंशिक कुछ बचा हुआ है, आंशिक भोग बचा हुआ है, उस भोग को भोग रहे हैं। ये भोगी तो भोग रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, यह भी तो भोग है कि सत्य की देशना देनी है, साधना करवानी है, यह करना है, वो करना है, यह भी तो भोग ही है, और क्या है, यह भी भोग है। यह भी हिसाब किताब क्लियर करना है, यह भी जो हिसाब किताब क्लियर किया जा रहा है। मतलब कर्म के पूरी तरह से बाहर नहीं हुए हैं, कर्म का कुछ अंश जो है अभी भी काम कर रहा है, पूर्णता में काम नहीं कर रहा है, लेकिन अंश रूप में वो काम कर रहा है। आपका प्रश्न है? प्रणाम ईश्वर। मेरा सवाल ये है कि जैसे जातिगत आप बताए कि पिछला जीवन का हम झांक सकते हैं, ध्यान के द्वारा पिछला जा सकते हैं अपने जीवन में। वह एक विधि है, जाति स्मरण एक विधि है, उस विधि का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते उस विधि के प्रयोग से पिछले जन्मों में जाया जाता है। तो क्या इसमें गुरु हमारी मदद करते हैं? बस इसमें से विधि बताई जाती है कि विधि ऐसी है जी, इसमें खुद ही किया जाता है। क्योंकि और बुद्ध और महावीर भी जब ये विधि बताते थे तो विधि बताने के बाद उसको अपने स्थान पे नहीं रहने देते थे। बोले विधि बता दी, यहाँ से चले जाओ, जब विधि फलित हो जाए तब वापस आना। ये सवाल और उसमें भेज करके जनरली भेजते थे किसी शमशान में जाके रहो। जी, कहाँ वास करो? शमशान में वास करो, ताकि वहाँ पर वैराग्य बोध भी सघन होता चला जाए। और जो है जब वो जाति स्मरण आए तब जो है पता चले कि ये मकान बनाया पिछले जन्म में ही तो बनाया था, शादी की पिछले जन्म में भी तो करी थी, बच्चे पिछले जन्म में भी पाल पोस के बड़े किए थे, है ना, यश प्रतिष्ठा पिछले जन्म में भी पाके देख ली थी, सब छूट गया था। हाँ, और मरते समय पछताए भी थे कि जीवन गंवा दिया, इन व्यर्थ के कामों में जीवन गंवा दिया। वह पश्चाताप भी दिखता है मरते समय का। 2-4-10 जन्म की स्मृतियाँ आ गई, और 10वें जन्म में मरते समय का पश्चाताप यदि दिख जाए कि हर बार मरते समय पछताए कि कहाँ जीवन गंवा दिया, ज़बरदस्ती के पैसे कमाने में, यह करने में, तामझाम करने में, बच्चों की शादी करने में, दुनियादारी में, यह मैनेज करने में, राजनीति करने में, हाँ, वो सब यहीं रह गया, सारा गुणा भाग यहीं रह गया। और जीवन को जैसे जिया जाना चाहिए था कि जंगल में घूमेंगे, पहाड़ में घूमेंगे, कहीं पेड़ों के नीचे बैठेंगे, कि नदी में स्नान करेंगे, कि कुछ ऐसा पक्षियों के गीत सुनेंगे, वह सब तो रह गया। गुरुदेव, मैंने ये सवाल इसलिए करी आपसे कि मैं 3-4 साल की रही होंगी, तब की पूरी घटनाएं, इवन चाबी कहाँ रखी वो तक मुझे समझ में आता है। बैग में अभी भी 1 हफ्ते क्या सब्जी हम लोग खाए थे, किस जगह प्लेट रखा था, ये सब दिखाई देता है मुझे। तो मुझे ये विधि करनी चाहिए कि
अब ऐसी स्मृति है तो इस स्मृति के साथ में जी बैक में जाना थोड़ा आसान होगा, जी है ना। रिलीविंग थोड़ी आसान होगी, रिलीविंग है। जी। और बहुत पुरानी है ये बात। मैं ठीक है, जी तो आज की सभा यहाँ समाप्त की जाए। जी।